सब ठीक है? ओके, वेलकम टू द बायोस्टैटिस्टिक्स लेक्चर। टुडे वी विल डिस्कस द नेक्स्ट लेक्चर ऑफ बायोस्टैटिस्टिक्स। उससे पहले भी हमने एक लेक्चर डिस्कस किया था जिसमें हमने स्टैटिस्टिक्स का इंट्रोडक्टरी पार्ट जो है डिस्कस किया था कि स्टैटिस्टिक्स क्या है, बायोस्टैटिस्टिक्स क्या है, उसकी नीड क्या है, स्कोप क्या है एंड लिमिटेशन, एडवांटेजेस और थ्योरेटिकल पोर्शन हमने डिस्कस किया था। अब आज हम डिस्कस करेंगे कि स्टैटिस्टिक्स में हम कौन कौन सी टेक्निक को पढ़ना है, हमें कौन कौन सी टेक्निक डिस्कस करनी है। तो अगर हम स्टैटिस्टिक्स में टेक्निक्स की बात करें तो हम डिस्कस करेंगे कौन सी, हम एक डिस्कस करेंगे मेजर्स ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी, ठीक है। मेजर्स ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी के बाद हम डिस्कस करेंगे मेजर्स ऑफ डिस्पर्सन, ठीक। उसके बाद हम आगे बढ़ेंगे और हम डिस्कस करेंगे कोरिलेशन एंड रिग्रेशन एनालिसिस, कोरिलेशन एंड रिग्रेशन एनालिसिस। उसके बाद हम डिस्कस करेंगे हाइपोथेसिस टेस्टिंग और सैम्पलिंग थ्योरी, सैम्पलिंग थ्योरीज या आप इसे कह सकते हो मेथड्स ऑफ इन्वेस्टिगेशन। एक्चुअली इसको हम इससे पहले पढ़ते हैं, तो हमें जो है ये 5 टेक्निक जो है डिस्कस करनी है। कौन कौन सी? हम मेजर्स ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी डिस्कस करेंगे, मेजर्स ऑफ डिस्पर्सन डिस्कस करेंगे, फिर कोरिलेशन एंड रिग्रेशन एनालिसिस को पढ़ेंगे, हाइपोथेसिस, इससे पहले हम सैम्पलिंग थ्योरीज को पढ़ेंगे, मेथड ऑफ इन्वेस्टिगेशन को पढ़ेंगे और फिर हम हाइपोथेसिस टेस्टिंग को पढ़ेंगे। इन पांचों पर हमारा जो बायोस्टैटिस्टिक्स का जो कंटेंट है, मान लीजिए स्टैटिस्टिकल कंटेंट जो है वो यही है, ये हमें पढ़ना है। तो पहले हम मेजर्स ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी पढ़ेंगे, ठीक है ना, कि मेजर्स ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी। अब मेजर्स ऑफ डिस्पर्सन हम तब तक नहीं पढ़ सकते जब तक कि मेजर्स ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी हमें पता ना हो। तो पहले हम मेजर्स ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी डिस्कस करते हैं, ठीक है। इसे हम साफ कर देते हैं और सबसे पहले आज जो हम डिस्कस करेंगे वो डिस्कस करेंगे मेजर्स ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी। मेजर्स ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी क्या है, इसके कितने कितने मेथड हैं और कैसे कैसे उसका जो है कैलकुलेशन होता है। सबसे पहले आप यहाँ लिख लीजिए मेजर्स ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी। आप समझिए मेजर्स ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी क्या है। जैसे नाम से ही लग रहा होगा कि सेंट्रल टेंडेंसी, यानी मेजर्स ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी में जो भी ऑब्जर्वेशंस गिवन हुए हैं, जो भी वेरिएबल्स और उससे रिलेटेड इंफॉर्मेशन दी हुई है, ठीक है, क्वांटिटेटिव टर्म्स में, उसके हम एक रिप्रेजेंटेटिव वैल्यू कैलकुलेट करते हैं। अंडर मेजर्स ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी वी ट्राई टू फाइंड आउट a representative value that can represent the entire series, जो पूरी सीरीज को रिप्रेजेंट कर सके, ऐसी हम सेंट्रल वैल्यू और रिप्रेजेंटेटिव वैल्यू कैलकुलेट करते हैं इन टर्म्स ऑफ एवरेज, इन टर्म्स ऑफ मीडियन और इन टर्म्स ऑफ मोड। अगर हम इसकी मेजर्स ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी की बात करें तो टेक्निक्स ऑफ मेजर्स, अगर हम इसकी बात करें क्या क्या टेक्निक्स हैं, टेक्निक्स ऑफ मेजर्स ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी, देयर आर 3 टेक्निक्स। कितनी टेक्निक्स दी हुई हैं? देयर आर 3 टेक्निक्स। कौन कौन सी? 3 टेक्निक दी हुई हैं। पहला है फर्स्ट मीन
एवरेज भी कह सकते हो, अरिथमेटिक मीन भी कह सकते हो। दूसरा मीडियन और थर्ड मोड। इसको हम मीन को एक्स बार से रिप्रेजेंट करते हैं, एक्स बार क्या बोलते हैं इसे, एक्स बार। मीडियन को कैपिटल एम से रिप्रेजेंट करते हैं और मोड को कैपिटल जेड से रिप्रेजेंट करते हैं। तो मेजर्स ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी की भी 3 टेक्निक है। पहला मीन, एवरेज या अरिथमेटिक मीन, कुछ भी बोल सकते हो, व्हाटएवर यू कैन कॉल इट, मीडियन एंड मोड। तो मेजर्स ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी बेसिकली क्या है? मेजर्स ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी जो है, जो भी सीरीज दी हुई है, जो भी वैल्यूज दी हुई हैं, जो भी क्वांटिटेटिव इंफॉर्मेशन दी हुई है किसी भी वैल्यू, किसी भी फिनोमेना की, या जो भी डेटा दिया हुआ है, व्हाटएवर द डेटा हैज बीन गिवन, यू हैव टू फाइंड आउट, यू हैव टू कैलकुलेट द रिप्रेजेंटेटिव वैल्यू ऑफ दैट सीरीज that will represent the entire series। कि मान लीजिए कि आपकी क्लास जो है 60 स्टूडेंट की क्लास है। इफ यू हैव अ 60 क्लास ऑफ 60 स्टूडेंट्स और हमें उसमें से एक एवरेज हाइट निकालनी है, तो एवरेज हाइट आप कैसे निकालोगे? एवरेज हाइट निकालने के लिए आप 60 स्टूडेंट्स की इंडिविजुअल हाइट निकालोगे, पता करोगे, फिर उसको सबका टोटल कर दोगे और टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट यानी 60 से आप डिवाइड कर दोगे तो आपको एवरेज हाइट मिल जाएगी। और एक जो है मोटा मोटा अंदाज हो जाएगा कि इस क्लास की जो एवरेज हाइट है वो कितनी है, इससे थोड़ा ऊपर नीचे ही सबकी हाइट है। तो जब हम रिप्रेजेंटेटिव वैल्यू कैलकुलेट करते हैं तो उसके लिए आप मेजर्स ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी को यूज़ करते हो। अब मेजर्स ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी की तो 3 टेक्निक है, मीन भी है, मीडियन भी है और मोड भी है। अब कब मीन का यूज़ करोगे, कब मीडियन का यूज़ करोगे और कब मोड का यूज़ करोगे, इट विल डिपेंड ऑन द नेचर ऑफ द प्रॉब्लम कि हम प्रॉब्लम पूछ क्या रही है। अगर जो एवरेज चाह रही है, इफ़ यू नीड टू फाइंड आउट एन एवरेज वैल्यू, तो आपको मीन को यूज़ करना है। अगर आपको किसी सीरीज का एवरेज निकालना है तो एवरेज निकालने के लिए आप जिस टेक्निक को यूज़ करोगे दैट विल बी नोन एज मीन। अगर हमें एवरेज निकालना है, अगर आपकी क्लास का हमें एवरेज हाइट कैलकुलेट करनी है, इसका मतलब है यू आर यूजिंग द टेक्निक ऑफ मीन ऑफ मेजर्स ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी। जब आप एवरेज निकाल रहे हो इसका मतलब है आप सेंट्रल टेंडेंसी की मीन टेक्निक को यूज़ कर रहे हो। अगर दूसरा, अगर किसी ग्रुप को, अगर किसी सीरीज को हमें 2 इक्वल पार्ट में डिवाइड करना है, इफ यू वांट टू डिवाइड अ ग्रुप और अ सीरीज इनटू 2 इक्वल पार्ट्स, if you need to divide a group, divide a series of values into 2 equal parts। अगर हमें किसी सीरीज को 2 बराबर भागों में बांटना है, 2 इक्वल पार्ट्स में, 2 इक्वल ग्रुप में हमें डिवाइड करना है, तो हम किस टेक्निक यूज करेंगे? मीडियन को। इसमें अगर आप एवरेज नहीं करोगे, अगर आपको किसी सीरीज को या वैल्यूज को या नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस को 2 इक्वल पार्ट में डिवाइड करना है, 2 ग्रुप में बांटना है, तो फिर एवरेज टेक्निक यूज नहीं होगी, उस केस में टेक्निक यूज होगी मीडियन। क्लियर? थर्ड आता है मोड। मोड क्या है? मोड जो है जब हम किसी एक वैल्यू का रिपीटिशन या उस वैल्यू की इंटेंसिटी हम फाइंड आउट करते हैं कि एक वैल्यू कितने बार रिपीट हो रही है, तो उसको बोलते हैं हम मोड वैल्यू, मॉडल वैल्यू। अगर कोई वैल्यू बार बार रिपीट हो रही है, इट मीन्स इट इज़ अ मॉडल वैल्यू ऑफ दैट सीरीज। तो अकॉर्डिंग टू द requirement, according to the need of the investigation, need of the researcher, we have to apply the different techniques of measures of central tendency in finding out the representative value of the series। इस सीरीज की representative value को find out करने के लिए according to the nature of the representative value आपको जो है मीन, मीडियन या मोड में से कोई एक टेक्निक को यूज करना होगा। अब सबसे पहले हम मीन को आज डिस्कस करेंगे कि मीन क्या है। ठीक है, अब सबसे पहले आप लिख लो मीन।
डिनोटेड रिप्रेजेंटेड बाय एक्स बार, ठीक है। अब देखिए, अब जब हम मीन निकाल रहे हैं तो इसको थोड़ा सा और समझ लीजिए कि जो वैल्यूज़ होती हैं वो 3 सीरीज में गिवन हो सकती हैं। मैं लिख देता हूँ, वैल्यूज़ may be given in any of the 3 series, any of the 3 series। वो 3 सीरीज कौन कौन सी हो सकती हैं? फर्स्ट, इंडिविजुअल सीरीज। पहली कौन सी सीरीज है? इंडिविजुअल सीरीज। दूसरी, डिस्क्रीट सीरीज। और थर्ड, कंटिन्यूअस सीरीज। इन 3 में से किसी एक सीरीज में वैल्यू और ऑब्जर्वेशन गिवन हो सकती है। कौन कौन सी? इंडिविजुअल सीरीज, डिस्क्रीट सीरीज और कंटिन्यूअस सीरीज। इंडिविजुअल सीरीज, डिस्क्रीट सीरीज और कंटिन्यूअस सीरीज। अब सबसे पहले इंडिविजुअल सीरीज को समझ लेते हैं कि इंडिविजुअल सीरीज क्या है। इंडिविजुअल सीरीज में वैल्यू जो है अपने आप में एब्सोल्यूट होती है, कंप्लीट वैल्यू होती है और उसका कोई मैग्नीट्यूड नहीं होता है। जैसे इस तरीके से वैल्यू दी हुई है 25, 26, 31, 32, 35, 41। इस तरीके से वैल्यू दी हुई है और कहा जाता है कि अब आप इनका एवरेज निकालें। तो आपको तो एक वैल्यू को अपने आप में कंप्लीट वैल्यू 25 है, 26 है, 31 है, 32 है, 35 है, 41 है। इसका मतलब है कि ये जो है कौन सी सीरीज हो गई? इंडिविजुअल सीरीज। लेकिन अगर इसी को ऐसे दे दिया जाए, ये लिख दिया जाए कि वेजेस रुपीज में दिया हुआ है और यहाँ लिखा है नंबर ऑफ वर्कर्स, ठीक। अगर जो डेटा है वो इस तरीके से दिया जाए, वेजेस मान लीजिए दी हुई है 60, 70, 80, 90, 100, यानी 60 रुपये, 70 रुपये, 80 रुपये, 90 रुपये और 100 रुपये। और यहाँ नंबर ऑफ वर्कर्स दिए हुए हैं 10, 12, 15, 7, 8। इसका मतलब क्या है? 60 रुपीज़ कितने लोगों को दिए जा रहे हैं? 10 को। 70 रुपीज़ कितने को दिए जा रहे हैं? 12 को। 80 रुपीज़ कितने को दिए जा रहे हैं? 15 को। 90 कितने को दिए जा रहे हैं? 7 को। और 100 कितने को दिया जा रहा है? 8 को। यानी कि वैल्यू क्या दी हुई है? वेजेस। और वेजेस का मैग्नीट्यूड भी दिया हुआ है, उसका वॉल्यूम भी दिया हुआ है कि 60 रुपये 10 को दिए जा रहे हैं, 70 12 को दिए जा रहे हैं, 80 15 को दिए जा रहे हैं, 90 7 को दिए जा रहे हैं और 100 8 को दिए जा रहे हैं। और टोटल वर्कर कितने हैं? 10 और 12 22, 15 37 और 7 45 और 8 53। टोटल जो वर्कर हैं यानी कि एन, ये है कितने? 12 22 15 37 7 44 और 8 52। यानी कि वेजेस के साथ साथ उसका वॉल्यूम भी दिया जा रहा है, कितनी वेजेस कितने को दी जा रही है। तो हमें यहाँ पता होता है, फिक्स्ड है कि 60 रुपये आपको पता है कितने लोगों को दिए जा रहे हैं? 10 को। 70 रुपये कितने लोगों को दिए जा रहे हैं? 12 को। 80 कितने लोगों को दिए जा रहे हैं? 15 को। 90 कितने लोगों को दिए जा रहे हैं? 7 को। 100 कितने को दिए जा रहे हैं? 8 को। टोटल वर्कर कितने हैं? 52। सो दिस इज द डिस्क्रीट सीरीज। क्लियर? अब बात करते हैं थर्ड कंटिन्यूअस सीरीज की। कंटिन्यूअस सीरीज में जो है हमें एग्जैक्टली पता नहीं होता है, हमें एक रेंज तो पता होती है। अंडर कंटिन्यूअस सीरीज रेंज इज गिवन, रेंज ऑफ वैल्यू इज गिवन, बट accurate number is, you can say, missing. Range of values is given but accurate number is missing under continuous series. Under
कंटिन्यूअस सीरीज रेंज ऑफ वैल्यू इज गिवन। रेंज तो गिवन होती है इतने से इतने तक, लेकिन उसमें से अगर पूछा जाए कि इतनी वैल्यू कितने को दी जा रही है तो आपको पता नहीं होगा। जैसे कि मान लो मैं वेजेस पे लिखता हूँ, वेजेस रुपीज में दी हुई है और उसके करस्पॉन्डेंस नंबर ऑफ वर्कर्स दिए हुए हैं, ठीक है ना। वेजेस को मैं फिर उसी रेंज में लिखता हूँ, 0 से लेके 10, 10 से लेके 20, 20 से लेके 30, 30 से लेके 40 और मान लो 40 से लेके 50। यहाँ लिख देते 5, 6, 7, 8, 10, ठीक है। अब देखिए तो वेजेस की रेंज क्या है, एक रेंज तो है 0 से लेके 10, ये एक रेंज हो गई। दूसरी रेंज है 10 से लेके 20, तीसरी रेंज है तो 20 से लेके 30, चौथी रेंज है 30 से लेके 40 और पांचवी रेंज है 40 से लेके 50। पहली रेंज में कितने वर्कर आ रहे हैं, 5, यानी 0 से लेके 10 रुपए तक की जो वेजेस है, मजदूरी है, वो कितने लोगों को दी जा रही है, 5 को। 10 से लेके 20 रुपए कितने लोगों को दिए जा रहे हैं, 6 को। 20 से लेके 30 रुपए कितने लोगों को दिए जा रहे हैं, 7 को। 30 से लेके 40 रुपए कितने लोगों को दिए जा रहे हैं, 8 को। 40 से लेके 50 रुपए कितने लोगों को दिए जा रहे हैं, 10 को। रेंज पता है, लेकिन 0 से 10 के बीच में तो लेके 1 भी आता है, 2 भी आता है, 3 भी आता है, 4 भी आता है, 5 भी आता है, 6 भी आता है, 7 भी आता है और 8 भी आता है, 9 भी आता है। अब मैं ये पूछूं, इसी रेंज की बात करूं, अगर हम इसी रेंज को अगर हम पिक कर लें, अब पूछते हैं कि 8 रुपए कितने लोगों को दिए जा रहे हैं। आपको रेंज दी है 0 से लेकर 10 रुपए और 0 से लेकर 10 रुपए कितने लोगों को दिए जा रहे हैं, 5 को। तो 8 भी तो इसी रेंज में आता है। अब मैं पूछूं कि 8 रुपए कितने लोगों को दिए जा रहे हैं, ये क्लियर नहीं है, ये क्लियर नहीं है। अगर आपसे पूछा जाए कि 8 रुपए कितने लोगों को दिए जा रहे हैं, यू कांट आंसर बिकॉज इट इज नॉट क्लियर। तो वही बात है, रेंज ऑफ वैल्यूज इज गिवन, रेंज ऑफ वैल्यू इज गिवन बट द एक्यूरेट वैल्यू इज मिसिंग। एक्यूरेट वैल्यू रेंज क्या है, 0 से 10। एक्यूरेट वैल्यू क्या आता है, मैंने पूछ लिया 8 कि 8 रुपए कितने लोगों को दिए जा रहे हैं, तो वो हमें पता नहीं होता है, तो इसको बोलते हैं कंटिन्यूअस सीरीज। ये मैंने इसलिए बताया है क्योंकि अब जो है आप जो भी पढ़ेंगे मीन, मीडियन, मोड, वो इसी तरीके से पढ़ेंगे। मीन इन इंडिविजुअल सीरीज, मीन इन डिस्क्रीट सीरीज, मीन इन कंटिन्यूअस सीरीज, मीडियन इन इंडिविजुअल सीरीज, मीडियन इन डिस्क्रीट सीरीज, मीडियन इन कंटिन्यूअस सीरीज, मोड इन इंडिविजुअल सीरीज, मोड इन डिस्क्रीट सीरीज, मोड इन कंटिन्यूअस सीरीज, मीन इन इंडिविजुअल सीरीज, मीन इन डिस्क्रीट सीरीज, मीन इन कंटिन्यूअस सीरीज, मीडियन इन इंडिविजुअल सीरीज, median in discrete series, median in continuous series, mode in individual series, mode in discrete series, mode in continuous series। क्लियर? तो सीरीज क्लियर हो गई है। अब हम आगे बढ़ते हैं, अब हम मीन के एक का न्यूमेरिकल करके देखते हैं। सीरीज क्लियर हो गया, ठीक है ना। इसको मैं साफ कर देता हूँ, आप लोग इसको चाहो तो नोट कर सकते हो। अब सबसे पहले आप लिखिए, फर्स्ट लिखिए, हम मीन डिस्कस कर रहे हैं। सबसे पहले लिखिए मीन इन इंडिविजुअल सीरीज, मीन इन इंडिविजुअल सीरीज, मीन इन इंडिविजुअल सीरीज। इसके भी 2 मेथड होते हैं, तो सभी में 2 मेथड मिलेंगे। पहला होता है डायरेक्ट मेथड, पहला है डायरेक्ट मेथड और दूसरा है शॉर्टकट मेथड। पहला है डायरेक्ट मेथड और दूसरा है शॉर्टकट मेथड। पहला है डायरेक्ट मेथड और दूसरा है शॉर्टकट मेथड। डायरेक्ट मेथड में फॉर्मूला होता है मीन यानी एक्स बार इक्वल टू समेशन एक्स अपॉन एम, ठीक। डायरेक्ट मेथड, शॉर्टकट मेथड में फॉर्मूला हो जाता है मीन यानी एक्स बार इक्वल टू ए प्लस समेशन डी एक्स अपॉन एम।
एक्स बार क्या है, एक्स बार इक्वल टू मीन और एवरेज, कुछ भी लिख सकते हो। एक्स क्या है, क्या समेशन एक्स क्या है, सम टोटल ऑफ वैल्यूज और ऑब्जर्वेशन, जो वैल्यूज दी हुई है उनका टोटल। एन क्या है, नंबर ऑफ वैल्यूज और ऑब्जर्वेशन, यानी कितनी वैल्यूज दी हुई हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8, कुछ भी हो सकता है। ठीक। ए क्या है, एज्यूम्ड मीन, हिंदी में इसको बोलते हैं, हिंदी की जरूरत नहीं है, कभी हिंदी में बोलते हैं कल्पित माध्य, कल्पित माध्य जरूरत नहीं है, लेकिन फिर भी मैंने बता दिया। डी एक्स क्या है, डेविएशन फ्रॉम द वैल्यू एक्स, और एन जो है यही है नंबर ऑफ वैल्यूज और ऑब्जर्वेशन। ये हो गए उसके फॉर्मूले डायरेक्ट मेथड में और शॉर्टकट मेथड में, डायरेक्ट मेथड में और शॉर्टकट मेथड में। मीन का फॉर्मूला होगा समेशन एक्स अपॉन एन, डायरेक्ट शॉर्टकट मेथड में होगा ए प्लस समेशन बी एक्स अपॉन एन। एक्स क्या है, एक्स बार क्या है, मीन या एवरेज, समेशन एक्स क्या है, सम टोटल ऑफ वैल्यूज और ऑब्जर्वेशन, जो वैल्यू दी हुई है उनका टोटल। एन क्या है, नंबर ऑफ वैल्यूज, कितनी वैल्यू दी हुई है वो। ए क्या है, एज्यूम्ड मीन, बी एक्स क्या है, डेविएशन फ्रॉम द वैल्यू एक्स। आप कोई भी मीन का क्वेश्चन किसी भी मेथड से करें, चाहे उसे डायरेक्ट मेथड से करें चाहे शॉर्टकट मेथड से करें, आंसर सेम ही आना चाहिए, आंसर सेम ही आना चाहिए। अगर आपको दिल्ली जाना है, चाहे आप जो है शामली होते हुए चले जाओ, चाहे आप सहारनपुर मेरठ होते हुए चले जाओ, आप पहुँचोगे दिल्ली ही, ठीक है ना। तो आप किसी भी रूट को फॉलो करें, चाहे आप डायरेक्ट मेथड के रूट को फॉलो करें, चाहे आप शॉर्टकट मेथड के रूट को फॉलो करें, आपका आंसर सेम होना चाहिए। अब हम इनके न्यूमेरिकल विकास करके देखते हैं तो आपको और क्लियर हो जाएगा। न्यूमेरिकल मैंने पेपर में नोट किया है, देख लेते हैं। कह रहा है कि there is 10 students and their marks in statistics have been given. You have to find out average marks in statistics. तो रोल नंबर दिया हुआ है 10 स्टूडेंट का, तो हम इस तरीके से लिख सकते हैं रोल नंबर, और यहाँ लिख सकते हैं मार्क्स इन स्टैटिस्टिक्स। ठीक है, रोल नंबर दिए हुए हैं 1 से लेकर 10 तक। जो रोल नंबर दिया हुआ है वो दिया है 1 से लेकर 10 तक। यहाँ लिख दो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और 10 मार्क्स दिए हुए हैं। अब मार्क्स लिख देता हूँ। थर्टी 28 32 12 18 20 25 50 15 26 एंड 40। अब हम इसे करते हैं, तो पहले डायरेक्ट मेथड से करेंगे और फिर इसे शॉर्टकट मेथड से करेंगे। पहले डायरेक्ट मेथड से करेंगे और फिर तो हम लिखते हैं मीन यानी एक्स बार, ठीक, फ्रॉम डायरेक्ट मेथड यानी समेशन एक्स अपॉन
है, इंडिविजुअल सीरीज है। तो यहाँ पे मेन वैल्यू क्या है, मार्क्स की। हम किसके एवरेज निकाल रहे हैं, क्या वैल्यू किसके टर्म में दी हुई है, मार्क्स के टर्म में। वैल्यू किसके टर्म में दी हुई है, मार्क्स के टर्म में। तो x हमारा हो गया मार्क्स। ठीक, कितने स्टूडेंट के मार्क्स दिए हुए हैं, कितने स्टूडेंट के मार्क्स दिए हुए हैं 10 के। अगर ये वैल्यू काउंट करो तो कितनी है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। तो n क्या हो गया, n इक्वल टू 10। ठीक, ये x दिया हुआ है। अगर इनका सबका टोटल करें तो क्या हो जाएगा, समेशन x। इसका सबका टोटल, अगर हम टोटल करें, सबको ऐड कर दें तो टोटल क्या हो जाएगा, समेशन x। अब इनका टोटल करते हैं। 8 और 2 10, 10 और 2 12, 12 और 8 20, 20 और 5 25, 25 और 5 30, 30 और 6 36, 36 और 4 40, 0 कैरी किया 4, 4 और 3 7, 7 4 और 3 7 और 2 9, 12 13 14 16 18 20 और 2 22 और 1 23। एक बार फिर से टोटल करें, 8 और 2 10, 10 और 2 12, 12 और 8 20, 20 और 5 25, 25 और 5 30, 30 और 6 36, 36 और 4 40 की 4 कैरी किया 4, 40 की 0 कैरी किया 4, 4 और 3 7 और 2 9, 4 और 3 7 और 2 9 3 12, 13 14 16 18 19 21 अरे 22, 222 220। इनका टोटल हो गया 220। अब हम करते हैं, निकाल देते हैं। एक्स वाई इक्वल टू समेशन एक्स की जगह कितना रख देंगे, 220। n कितना है 10, तो एक्स वाई कितना आ गया 22 मार्क्स। अगर हम एवरेज मार्क्स निकालें इस क्लास के, अगर इस क्लास के एवरेज मार्क्स निकालें 10 स्टूडेंट के, तो कितने आ रहे हैं 22 मार्क्स। ये तो हो गया डायरेक्ट मेथड से। अब इसी को हम शॉर्टकट मेथड से करेंगे, इसी को हम शॉर्टकट मेथड से। ये क्लियर है, पहले हमने कितने स्टूडेंट के मार्क्स दिए हैं 10 के, तो n क्या हो गया 10। इनका हमने टोटल कर दिया तो क्या हो गया समेशन है। इस फॉर्मूले पुट करके समेशन x अपॉन n यानी 220 बटे 10 इक्वल 22 मार्क्स, ये हो गया। अब इसको अगर हम शॉर्टकट मेथड से करेंगे तो भी 22 मार्क्स ही आना चाहिए। अब इसे हम करेंगे शॉर्टकट मेथड से, ठीक है। इसे आप कॉपी कर लेना, ठीक है ना। अब हम इसको तो ऐसे लिख देते हैं, रोल नंबर पूरा साफ करने की जरूरत नहीं, मैंने कर दिया। तो आप फिर से लिख लेते हैं एक बार, रोल नंबर और यहाँ दिया हुआ था मार्क्स। रोल नंबर कितने दिए हैं 1 से लेके 10 तक, फिर से बार रोल नंबर लिख देते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और 10। और एक बार मार्क्स को हम फिर से लिख देते हैं। मार्क्स कितने दिए थे फिर से पेपर में देखना पड़ेगा। थर्टी 28 32 12 18 20 25 15 26 एंड 14। अब इसे करते हैं शॉर्टकट मेथड से। आंसर हमारा वही आना चाहिए, कितना 22। तो शॉर्टकट मेथड से फॉर्मूला लिखो, मीन यानी एक्स बार फ्रॉम शॉर्टकट मेथड यानी एक्स बार इक्वल टू ए प्लस समेशन डी एक्स अपॉन एन, ये फॉर्मूला, ठीक है ना। अब देखिए, अब मास गिवन है, रोल नंबर गिवन है, एन भी दिया हुआ है, ए और डी एक्स का पता करना है।
ए और dx का होता है। ए क्या होता है मैंने बताया था, ए मतलब एज्यूम्ड मीन, ए स्टैंड्स फॉर एज्यूम्ड मीन, यानी एक ऐसी वैल्यू को हम मीन मान लेते हैं। हम इस सीरीज में किसी भी एक वैल्यू को मीन वो है नहीं, हम मीन सिर्फ एज्यूम कर देते हैं, ठीक है, किसी भी वैल्यू। जनरली हम सेंट्रल वैल्यू को एज्यूम करते हैं। किस वैल्यू को एज्यूम करते हैं? सेंट्रल वैल्यू ऑफ द सीरीज is assumed as an assumed mean, कि सेंट्रल वैल्यू को हम, जो सीरीज की सेंट्रल वैल्यू है उसको मीन एज्यूम कर लेते हैं। जो सेंट्रल वैल्यू है उसको हम मीन एज्यूम कर लेते हैं, वो मीन होता नहीं। तो देखो अब ये सीरीज जो है ये तो इवन सीरीज है, 10 नंबर है, 10 हैं, तो ऐसा कोई सेंट्रल वैल्यू तो है नहीं। तो चाहे तो फिफ्थ वैल्यू को या तो फिफ्थ वैल्यू को या सिक्स्थ वैल्यू को, किसी को भी मीन एज्यूम कर सकते हो। तो मैं मान लीजिए फिफ्थ वैल्यू को एज्यूम कर लेता हूँ। हम जो है यहाँ पर फिफ्थ वैल्यू यानी कि 18, इसको हमने एज्यूम मीन मान लिया, ए मान लिया, ठीक है। अब जब हमने एज्यूम, आपको ए पता चल गया, फॉर्मूला क्या है, एक्स बार इक्वल टू ए प्लस समेशन डी एक्स अपॉन एन। तो ए तो पता चल गया, ये अब डी एक्स निकालना है, तो डी एक्स यहाँ से लिख देगा, यहाँ लिखो डी एक्स, ठीक है ना। डी एक्स क्या होता है, डी एक्स होता है एक्स माइनस ए, एक्स माइनस ए। एक्स क्या है, एक्स वैल्यू ये है, ये सारी वैल्यू एक्स की दी हुई है। इसमें से हम एज्यूम मीन को हटा देंगे, इन वैल्यूज में से, इन वैल्यू इंडिविजुअल वैल्यू में से हम ए को घटाते चले जाएंगे तो हमें डी एक्स मिल जाएगा। तो यहाँ पे क्या आएगा, 30 माइनस 18 12, 28 माइनस 18 10, 32 माइनस 18 14, 12 माइनस 18 माइनस 6, 18 माइनस 18 0, 20 माइनस 18 2, 25 माइनस 18 7, 15 माइनस 18 माइनस 3, 26 माइनस 18 8, 14 माइनस 18 माइनस 4। क्लियर? तो हमें डी एक्स मिल गया। डी एक्स मतलब डेविएशन फ्रॉम द एक्स, यानी डेविएशन का मतलब होता है वेरिएशन, कि जो एज्यूम मीन जिसे हमने माना है वो एक्स इंडिविजुअल वैल्यू से कितनी दूरी पर है, उनमें क्या डिफरेंस है। तो 30 माइनस 18 12, ऐसे हमने निकाला, तो 12 10 14 माइनस 6 0 2 7 माइनस 3 8 और माइनस 4। अब एन तो हमें पता ही, एन क्या है, कितने स्टूडेंट हैं 10, एन तो हो गया 10, ए हमें पता चल गया, तो एन है 10, ए है 18। अब डी एक्स हमें पता चल गया 12 10, ये दिस। अब इनका टोटल कर दो, तो समेशन डी एक्स क्या होगा, 12 और 10 22, 22 और 14 36, 36 और 2 38, 45 53, यानी पॉजिटिव वैल्यू है 53 और नेगेटिव वैल्यू कितनी है 6 3 और 30 माइनस 30, यानी कि कितना बचा 40 बचा। तो डी एक्स कितना आ गया 40 आ गया, डी एक्स की वैल्यू कितनी आ गई 40। अब आपको सब कुछ पता चल गया, समेशन डी एक्स आ गया 40, यानी कि अब इस फॉर्मूले में पुट कर दो, एक्स बार इक्वल टू ए की जगह क्या लिख सकते हैं 18 प्लस समेशन डी एक्स की जगह क्या लिख सकते हैं 40, एन कितना दिया हुआ है 10, 18 प्लस 4 इक्वल टू 22 मार्क्स। डायरेक्ट मेथड से भी हमने किया था तब भी 22 मार्क्स आया था, शॉर्टकट मेथड से किया तब भी 22 मार्क्स आया। क्लियर? तो ये है डायरेक्ट मेथड और शॉर्टकट मेथड। उसको हमने डायरेक्ट मेथड से किया तब भी 22 मार्क्स आया,
शॉर्टकट मेथड से किया तब भी 22 मार्क्स आया। अब ये हमने मीन जो है इंडिविजुअल सीरीज में डिस्कस कर लिया। अब डिस्क्रीट और कंटिन्यूअस सीरीज में हम नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे। इतने का मैं आपको असाइनमेंट आपको दे दूँगा। आई होप कि इसमें आपको क्लियर हो गया होगा। कुछ भी डाउट है तो आप पूछ सकते हो। तो ये मुझे लगता है आपको समझ आ गया होगा, राइट। चलिए, थैंक यू वेरी मच।